हेलो नमस्कार दोस्तों। रेखा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो ओवरऑल ग्रामर से कंक्लूड करके जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इन वीडियो को जो है आपने बहुत ही अच्छे से देखना है, शुरू से लेके एंड तक सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके जो हाल फिलहाल में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके जैसे जेबीटी, आपका टैट है, आपका कमीशन है, या आपके चाहे टीजीटी के कमीशन है, जिसमें आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश आपके हर पेपर में पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जहाँ जहाँ पर आप लोगों से हिंदी का ग्रामर या हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाएगा उन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन चाहे आप पटवारी की, पुलिस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर शस्त्र दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन में शस्त्र का उदाहरण है। ये जो शस्त्र है ये किसका उदाहरण है, या शस्त्र का उदाहरण क्या है? एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। तो यहाँ पे शस्त्र का उदाहरण पूछा है। बाण है, तलवार है, गोली है या बम है। ठीक है, तो देखो अस्त्र क्या होता है। यहाँ पे ये जो बम गोली है ये अस्त्र है हमारे पास। सारे शस्त्र की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलवार यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। शस्त्र का उदाहरण है हमारे पास तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भरपेट में समास है। ठीक है, तो देखिए ये जो एक शब्द आपके पास यहाँ पर गिवन है भरपेट, तो यहाँ पर मूल शब्द है हमारे पास पेट, और पेट से पहले क्या लगा हुआ है, भर, यानी कि यहाँ पर एक उपसर्ग है, ये जो भर है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें उपसर्ग लगे हुए होते हैं? तो वो होता है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अव्ययीभाव समास, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, कुछ उपसर्ग लगे हुए हों, या जिसका प्रथम या पहला पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारे पास संज्ञा के जो है वो 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? या तो किसी व्यक्ति का नाम, एक कोई पर्टिकुलर होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी चीज का नाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो गंगा है, एक पर्टिकुलर, आप किसी लड़की का भी बोल सकते हो या किसी नदी का नाम भी बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आदमी है, ये आदमी किसी को भी कॉमनली कोई भी जा रहा है उनको हम आदमी बोल सकते हैं। कोई लड़की है उसको हम लड़की बोल रहे हैं ना, तो आदमी, औरत, लड़का, लड़की, ये जातिवाचक संज्ञा है। मेज भी हमारे पास एक साधारण सी चीज़ है। कोई भी चाहे एक मेज है उसको भी मेज बोलेंगे, उसकी तरह और दिख रहे हैं उनको भी मेज बोलेंगे। ठीक है, प्रेम हमारे पास एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शंस का मैंने आपको आंसर यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राम बड़ा चतुर है। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें बड़ा को अंडरलाइन किया हुआ है। तो राम बड़ा चतुर है, सबसे पहले देखिए राम के बारे में बात कर लेते हैं। राम क्या है? एक किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं? राम के बारे में। तो हम इसे जो है वो क्या कह सकते हैं, संज्ञा बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का यहाँ पे नाम है, या हम इसको और क्या कह सकते हैं, इसे हम विशेष्य कह सकते हैं। यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ठीक है, तो जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो क्या हो जाएगा, हमारा विशेष्य। तो राम बड़ा चतुर है, तो राम क्या है? राम की विशेषता है कि वो एक चतुर है। तो चतुर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बोला है कि चतुर है। यहाँ पे विशेषण जो बोला जा रहा है, चतुर है, कितना है, बहुत बड़ा चतुर, ऐसा बोला जा रहा है। यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। वो कौन है? प्रविशेषण है। यानी कि बड़ा क्या है हमारे पास यहाँ पर, प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या हुआ, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। और प्रविशेषण क्या हुआ, जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है उसे प्रविशेषण कहेंगे। और क्रिया क्या है, जो किसी काम के करने या होना पाया जाए, यानी कि कोई काम आप कर रहे हो या कोई काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है वे चम्मच से खाना खाते हैं, इसमें कौन सा कारक है। दो ऑप्शंस आप लोगों के पास यहाँ पर गिवन है। क्या ये एक अपादान कारक है, क्या ये एक करण कारक है। तो अपादान की पहचान हम देख लेते हैं। आपको पता है कर्ता ने कर्म को इस तरीके से हमारे पास जो है वो 8 कारक है। क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कारक हमारे पास 8 होते हैं। अपादान की पहचान क्या है, अपादान की पहचान होती है हमारे पास में, पर। अपादान बहुत अच्छा, अधिकरण नहीं है, अपादान है। तो अपादान की पहचान है यहाँ पर से जुदाई, यानी कि जब कोई चीज जो है वो कहीं से अलग हो रही है तो उसको से जुदाई। करण की क्या है, कर्ता ने कर्म को करण या तो से या तो के द्वारा। ठीक है, तो वे चम्मच से खाना खाते हैं, ये यहाँ पे बोला गया है। बाकी ऑप्शंस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पर है। अधिकरण कारक, अधिकरण की मैंने आपको बता दिया। अधिकरण की पहचान क्या है यहाँ पर, में और पर। और कर्म की पहचान क्या है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी पहचान है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या बताया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शंस है। तो वे चम्मच से खाना खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, से के द्वारा, किससे खा रही है, तो से किसकी पहचान थी, करण कारक की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पास यहाँ पे सभी प्रकार के साधारण वाक्यों के अंत में कैसा चिन्ह लगाया जाता है। कोई भी साधारण वाक्य है आपके पास, जैसे हमने कोई भी कहा, इन कोई भी साधारण वाक्य के लास्ट में कौन सा चिन्ह जो है वो लगाया जाता है, वो पूर्ण विराम लगाया जाता है, जो भी साधारण वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। सिर देना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर देने का अर्थ क्या होता है, बलिदान देना, सहायता करना, नष्ट हो जाना, हैरान होना। तो ऑप्शन नंबर ए बलिदान देना करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्र का विलोम आपसे पूछा है, विलोम यानी कि उल्टा पूछा है। तो उग्र का मतलब क्या होता है, उग्र बोलते हैं ना, उसका गुस्सा बहुत ही उग्र है, उसका स्वभाव बहुत उग्र है। तो उग्र का मतलब होता है बहुत ही तीव्र यानी कि तेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विलोम यानी कि उल्टा पूछा है, तो उग्र का क्या हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। इन 4 में से किसमें आ उपसर्ग नहीं है। तो देखिए मरण शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लगा है। जन्म शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लगा है। समान शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है ना। यानी कि और कलन, आकलन है, आकलन लिखा हुआ है, आकलन भी नहीं है ना। ये पूरा शब्द है, तो कलन कोई शब्द नहीं होता है कि हम इसमें आ उपसर्ग कहें। तो इन सब में जो है वो आ उपसर्ग लगा है, ऑप्शन डी में नहीं है। बाकी सभी जगह पर जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अंडरटेकिंग का हिंदीकृत रूप यहाँ पर पूछा है कि अंडरटेकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरटेकिंग का मतलब होता है इनिशिएटिव करना या इनिशिएशन करना किसी चीज़ की, तो इसको उपक्रम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नमक हलाल होना। तो नमक हलाल होने का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना वो तो नमक हलाल निकला, यानी कि जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसको बोलते हैं हम, या जो माने उस मुहावरे का यहाँ पे जो है वो मीनिंग पूछा गया है। तो नमक हलाल होने का अर्थ यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कृतज्ञ होना जो है, नमक हलाल होना जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, ये क्वेश्चन है। तो सुरेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, अव्यय पूछा है। तो अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार जिनमें परिवर्तन ना हो, यानी कि जिन शब्दों को आप चेंज ना कर पाए ना उनका वचन। जैसे आपके पास लड़का है, तो आप लड़के का चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वचन चेंज कर सकते हैं, जैसे लड़का से लड़के बन गया, या इसका जो है वो लिंग चेंज कर सकते हैं, लड़का से लड़की बन गया। तो अव्यय वो होते हैं जिसमें इस तरीके के परिवर्तन नहीं होते हैं।
ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो वो होगा प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शीला ने सेब खाया। तो शीला ने सेब खाया क्रिया का भेद पूछा है, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, उपरोक्त सभी। तो किसने खाया? शीला ने खाया। क्या खाया? सेब खाया। तो क्या और किसने का आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अंबर का अनेकार्थी होता है, मतलब बहुत सारे अर्थ हो जिसके। ठीक है, तो अंबर को छाया कहते हैं, अंबर को वस्त्र कहते हैं, अंबर को जो है वो कपास कहते हैं या आकाश कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, या कपास कहते हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो क्या अंबर को वस्त्र कहा जाता है, आकाश कहा जाता है? आकाश तो बोला जाता है, अंबर में छाया है, इस तरीके से हम बात करते हैं, है ना, है ना। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आपसे बोला है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा का मूल रूप डैश है। तो भाषा का मूल रूप होता है मौखिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें कोई निश्चित नहीं है, जिसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है, कोई व्यक्ति निश्चित नहीं है, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें दो चीजें आती हैं हमारे पास, कोई और कुछ। व्यक्तियों के लिए हम कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्म व्यंजन का उदाहरण है। उष्म व्यंजन हमारे पास जो है वो चार होते हैं, कौन कौन से? जितने भी हमारे पास श होते हैं, शलगम वाला, सड़क वाला, षटकोण वाला और साथ में ह, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गिवन है, मैं आप लोगों को साथ में जो है इस लाइन और इस लाइन के दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो नंबरिंग में नहीं चल रहे हम, जैसे आपको यहाँ पे विजिबल है उस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क है ना, इसको हमने बनाना है पूरा, तो क कैसे मिलकर बनेगा? क प्लस अ, इस तरीके से, पहला हलंत दूसरा स्वर। तो व्यंजन के साथ स्वर जो है वो जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की क्या कहा जाता है? तो उसे स्वर की मात्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगरूढ़ शब्द छांटिए। तो ये जो योगरूढ़ है, देखिए रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये तीन जो है हमारे पास शब्द के भेद है। तो योगरूढ़ जो है वो जैसा हमारा बहुब्रीहि समास काम करता है, जो किसी तीसरे पद की विशेषता बताता है या किसी तीसरे शब्द के बारे में बताता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। आपके बहुब्रीहि समास की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टिकट घर किसी तीसरे के बारे में नहीं बता रहा है, गाड़ी भी नहीं बता रहा है, पुस्तकालय भी नहीं बता रहा है, लंबोदर किसको कहा जाता है? श्री गणेश को कहा जाता है, यानी कि बहुब्रीहि समास की तरह आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपके दशानन है, पंचानन है, लंबोदर है ना, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स योगरूढ़ के अंदर आते हैं। पुस्तकालय यौगिक शब्द का एग्जाम्पल है, गाड़ी आपका रूढ़ शब्द है, टिकट घर आपका यौगिक शब्द है। यौगिक यानी कि जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द छांटने के लिए, यहाँ पे पूछा गया था कि शुद्ध शब्द छांटिए। तो देखिए दीपावली जो लिखा गया है, दीपावली जो है वो बड़ी ई की मात्रा लगती है यहाँ पे। निरोग जब लिखा जाता है तो यहाँ पर ये भी जो है वो बड़ी ई की मात्रा लगती है। देखिए जब निरोग का संधि विच्छेद किया जाता है ना, तब यहाँ पर जो है वो छोटी ई की मात्रा लगती है, नी जमा रोग। लेकिन जब इकट्ठा लिखा जाता है तो निरोग इस तरीके से लिखा जाता है। श्रीमती जब लिखा जाता है तो इसमें त को भी बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, और कवित्री यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए जंगल को अरण्य, कानन, विपिन तीनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये पर्यायवाची नहीं है क्योंकि वामा जो है वो पत्नी को, स्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड़ का उच्चारण स्थान पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए ट, ठ, ड, ढ इस तरीके से आपके पास आते हैं, यानी कि जो ट वर्ग है पूरा, ट, ठ, ड, ढ, ये क्या है हमारे पास? ये चार जो है वो मूर्धा के अंदर आते हैं। ठीक है, ये चार किसके अंदर आते हैं? मूर्धा के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कई बार क्या हो जाता है, अब देखो यहाँ पे ड़ दिया हुआ है, तो ये ड़ जो है वो इसी का ही रूप है ना यहाँ पे।
तो ये भी आपका क्या आएगा, मूर्धा के अंदर। लेकिन कई बार ये जो है वो राइटिंग एरर भी हो जाता है लिखने का। अगर इसको ड़ की बिंदी यहाँ ना लग के यहाँ लग जाए अगर साइड में, तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो चेंज हो जाता है, तब इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने आंसर की किस अकॉर्डिंग बनाई है। लेकिन सम टाइम जब आप बाद में क्वेश्चन को करते हो उसके बाद भी आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये अगर राइटिंग एरर है, क्योंकि आपका ड़ जो है वैसे द्विगुण व्यंजन के अंदर आता है। जब आप एक ड़ होता है और एक ढ़ होता है, इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ये अलग कॉन्सेप्ट आता है वर्णमाला के अंदर। लेकिन अगर आपको जो है यहाँ पे ट ठ ड ढ तरीके से ही पूछा गया है, तो आप इसको मूर्धा भी कर सकते हो, और आप इसको अगर साइड में लगी हुई है यहाँ पर बिंदी, तो इसे अंगः बोला जाता है। तो ये इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक्य। मतैक्य का संधि विच्छेद पूछा है। तो देखिए मतैक्य का ध्यान रखिएगा, जब भी एके लिखा जाता है तो यहाँ पर एक मात्रा लगती है ए के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मत जमा एक्य। तो देखिए मत में त के साथ में आ रहा है साउंड अ का, और यहाँ पे आ रहा है ए। तो जब अ और ए मिलता है तो इसके साथ में क्या बनेगा, ऐ बनेगा, तभी मतैक्य। यानी कि अगर संधि आपसे पूछी जाए तो ये स्वर संधि है। तीन मेन संधियों में से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में से ये हमारे पास स्वर संधि है। लेकिन स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, जिसमें 2 मात्रा लगती है ऐ और औ की, वो होती है वृद्धि संधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे संधि से रिलेटेड, सची जमा इंद्र। तो यहाँ पर देखिए सची में बड़ी ई की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई की मात्रा है। चाहे आप छोटी के साथ में बड़ी ई, बड़ी के साथ में छोटी ई, बड़ी के साथ में बड़ी ई, छोटी ई के साथ में छोटी ई मिलाएं, हमेशा बनेगा क्या हमारे पास, बड़ी ई बनेगा। तो यहाँ पर देखो छोटी और बड़ी दो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, तो मैंने क्या कहा, बड़ी ई बनेगा हमेशा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिंद्र जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित होते हैं। तो जो संस्कृत के सेम टू सेम शब्द अगर हम बात करें, तो जो चेंज नहीं होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द। लेकिन जब वो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित होते हैं तो उन्हें तद्भव कहते हैं। और तद्भव का मतलब है कि ये कैसे शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मैंने मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से बताने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इवन आप अगर जो है वो जेबीटी एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, टैट की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो भी फर्स्ट टाइम पे हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जिनको भी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।